हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कराते हैं केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप प्रतिरोध का मीनिंग समझिए। जैसे माना आप किसी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर रोड एकदम से खाली है तो आप अगर कार में हैं आप तो आप लोग ईजीली कार मूव करते रहेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। आपके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही जब कोई चालक होता है, कंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो करती है, तो फ्लो ऑफ करंट का मीनिंग क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं क्या? करंट का फ्लो करना। अब करंट के फ्लो होने में कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको जनरली हम दिखाते हैं आर से। अब जो कंडक्टर है, अगर वो वायर है कोई, तो क्या होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो एरिया है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके विड्थ समानुपाती होता है। सिंपल से समझ लीजिए, अगर लंबाई ज़्यादा होगी रोड की तो आपको ज़्यादा देर तक रोड कराना है, तो होता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस रहे, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब देखते हैं एरिया, क्षेत्रफल। अगर रोड कम चौड़ी है, ठीक है, रोड कम चौड़ी है यानी कि उसका एरिया कम है, तो अब आपको क्या होगा? जैसे 4 लेन और 2 लेन वाली बात होगी। अगर 2 लेन है या खाली 1 लेन है तो आप उतने ही कम एरिया में ज़्यादा गाड़ी जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि वहाँ पे आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम आएगी। मीन्स एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्या हुआ? इसीलिए एरिया के रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस, उसके विड्थ का समानुपाती। यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा कब होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम कहीं पर भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है, तो हमने लिखा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो जो रो है इट इज कॉल्ड विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए सिंपल वे है, हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे कि ये इफ लेंथ जो हो जाए हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाए और जो एरिया है वो हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल अपॉन ए 1 हो गया, तो रो इक्वल्स किसके आ गया? आर की। इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उस चालक की लंबाई के क्या होगा, यानी इसको अगर डेफिनेशन देना है कि एकांक लंबाई के चालक और उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। अब आता है इसकी यूनिट, तो फार्मूले से निकालते हैं। रो क्या होता है? आर ए अपॉन एल। आर की होती है ओम रेजिस्टेंस की, एरिया है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कर दिया तो ओम सेंटीमीटर। खैर ये क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद आता है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, या हम सिंपल इसको चालकत्व बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसको दिखाते हैं किससे? के नहीं है, ये कापा है, कप्पा कहते हैं इसको, KAPPA, ठीक है। ए को थोड़ा सा नहीं कहते थे, तो ये क्या हो गया? कापा इज वस्तु क्या है? उस सिंपल वाला जो प्रतिरोध था, जो सिंपल वाली चालकता होती है वो सिंपल वाले प्रतिरोध के विद्यमानुपाती होती है। तो अगर मैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम लूंगा तो कह जाएगी वो विशिष्ट चालकता, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन निकालनी है। हमें पता था रो बराबर क्या होता है? आर अपॉन एल, तो इसका उल्टा हो जाएगा एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। तो कहाँ पर वस्तु क्या हो गया? एल अपॉन ए तो ऐसे रहा, और 1 अपॉन आर क्या होता है? सी। प्रतिरोध, सिंपल वाले प्रतिरोध की जो विद्यमानुपाती करते हैं हम, तो क्या आता है वो चालकता? तो एल अपॉन ए इंटू सी। फिर डेफिनेशन के लिए हमने लेंथ मान ली 1 सेंटीमीटर और एरिया मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा 1 हो गया। तो कहाँ पर वस्तु क्या हो गया? सी। यानी किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता उस चालक की चालकता के बराबर होती है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप कभी भी डेफिनेशन आए तो आप सीधे ना लिख दें, ऐसे डिवाइड कर दें। अब देखते हैं यूनिट ऑफ कापा। अगेन विद फॉर्मूला, तो कापा क्या होता है? एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर, ठीक।
तो एल की यूनिट हो गई सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, आर अगेन ओम, तो ये सेंटीमीटर कट, तो क्या हो गया ओम -1 सेंटीमीटर -1। हम ये सीधे इससे भी निकाल सकते हैं। भाई हमको पता था कापा एक वस्तु क्या है, बताया था 1/रो, रो की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, तो ये क्या जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर -1, ये ऐसे निकाल लें। अब ओम क्या होगा, OHM, इसका उल्टा क्या होगा मो, तो हम इसको मो सेंटीमीटर -1 बोल देते हैं, या फिर इसकी जगह सीमेंस सेंटीमीटर -1। तो इन तीन में से कोई भी लिख सकते हैं, O -1 सेंटीमीटर -1, मो सेंटीमीटर -1 या सीमेंस सेंटीमीटर -1। क्लियर। अब इसके बाद आता है मोलर चालकता। अभी सिंपल, अगर चालक तो ये अगर कोई क्या था तार था, वायर, धात्विक चालक अगर कोई चालक था तब तो ये सिंपल इस तरह की चालकता आ रही थी। अब मैंने क्या करा, किसी भी वैक्यूम अभट्टे को मैंने पानी में डाल दिया, उसका विलयन बन जाएगा, उसमें आयन आ जाएंगे, तो उन आयनों के कारण भी चालकता आती है। तो उस किसी भी विलयन की चालकता को डिफाइन करने के लिए हमने एक अलग टर्म दिया मोलर चालकता। ठीक है, मोलर का मीनिंग मोल से आएगा। मोल क्या बताए थे कि एक मोल किसी भी विलय का या वैक्यूम अभट्टे का या किसी भी पदार्थ का एक मोल क्या होता है, उसके अणुभार के बराबर। तो अगर मैं किसी भी विलय या वैक्यूम अभट्टे का एक मोलर विलयन बनाऊं, है ना, तो उसमें उपस्थित आयन जितनी चालकता प्रदर्शित करेंगे उसको बोलेंगे हम मोलर चालकता। ठीक है, तो किसी भी वैक्यूम अभट्टे के एक मोलर विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलर चालकता। इसे दिखाते हैं हम लैम्डा एम से, एम फॉर मोलर। तो ये कापा इंटू 1000/m, एम हो गया मोलैरिटी। अब मुझे इसकी यूनिट चाहिए, तो यूनिट हो जाएगी लैम्डा एम। कापा की यूनिट क्या थी, बताया था कि O-1 सेंटीमीटर -1। मोलर तक क्या होती है, मोल्स पर लीटर, लेकिन ये सीरियस सिस्टम है, 1 लीटर में हम क्या सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इससे कट जाएगा, एक से कर गया ना, तो O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल -1, ये क्या हुई हमारी मोलर चालकता। अब हमने एक टर्म और पढ़ा था ग्राम तुल्यांक। एक तो मोल था, एक क्या था ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटे में अणुभार। तो हो गया क्या, अगर हमको अणुभार मोल निकालने हैं तो मोल तो क्या होते थे भार बटे में अणुभार। अगर मुझे निकालने हैं ग्राम तुल्यांक तो ये होता है भार बटे में तुल्यांक। ठीक है, तो अगर एक मोल घुला है 1 लीटर विलयन में तो होता है 1 मोलर, और 1 ग्राम तुल्यांक घुला है 1 लीटर विलयन में तो क्या होता है वो 1 तुल्यांक विलयन। तो अगर किसी भी वैक्यूम अभट्टे के विलयन की सांद्रता जो है वो 1 ग्राम तुल्यांक है, तो उसकी जो चालकता होगी उसको बोल देंगे हम, नेक्स्ट वर्ड आएगा क्या, मोलर की जगह आ जाएगा वो क्या, तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे उसको हम, तुल्यांकी चालकता। और मोलर की जगह एक नया वर्ड आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, शॉर्ट में लिख दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको दिखाते हैं हम इससे लैम्डा EQ। कापा बस मोलैरिटी की जगह नॉर्मलिटी, नॉर्मलता आ जाएगी, तो लैम्डा EQ ये क्या, इसकी यूनिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो कापा तो वही है O-1 सेंटीमीटर -1, और नॉर्मलता क्या होती है, बस मोल्स की जगह क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वही आ गया, यानी O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट -1। क्लियर। तो आपने मोलर चालकता ही पढ़ ली और तुल्यांक चालकता ही पढ़ ली। अब हमको इनमें अगर रिलेशन चाहिए, इसमें लैम्डा m तथा लैम्डा EQ में संबंध, इसको निकालना है। तो सिंपल है, 2 क्वांटिटीज हैं अगर उनके फॉर्मूले हैं और दोनों में रिलेशन चाहिए तो क्या करो, दोनों के फॉर्मूले लिखो और डिवाइड कर दो, उससे रिलेशन आ जाता है। तो अभी लैम्डा m क्या बताया था आप लोगों को, ये क्या था, वहाँ लैम्डा m क्या कर दिया अभी हमने, तो कापा इंटू 1000/m, और लैम्डा EQ क्या था, कापा इंटू 1000/m, बस मोलर का और नॉर्मल का करता है। सो क्या हो जाएगा लैम्डा m/लैम्डा EQ, ये लिखेंगे हम। तो देखिए कापा से कापा उड़ जाएगा, हम हो जाएगा, ये 1/m इंटू n/, ये n ऊपर हो जाएगा, 1 आ गया, यानी क्या हो गया, ये आ जाएगा n/, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी मोलैरिटी। और चाहिए तो
तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू। नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम यानी मोल्स पर लीटर, तो अब है तो मोल प्रति लीटर क्लियर। सॉरी नॉर्मलता है ना, नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और मोलरता होती है वो मोल प्रति लीटर। अब क्या होगा? लीटर से लीटर हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? ग्राम तुल्यांक बटे में आ गया ये मोल, हो गया ना। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? भार बटे में अणुभार। क्लियर? सॉरी भार को गलती कर रहे हैं। ग्राम तुल्यांक के भार बटे में तुल्यांक की भार, और मोल क्या होते हैं? भार बटे में ऊपर आ जाएगा अणुभार, तो बस W से W कट गया, तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू आ गया, ये तो कट हो गया एम अपॉन ई, यानी अणुभार बटे में तुल्यांकी भार। तो अगर इनमें से कोई भी नुमेरल आएंगे तो आप बहुत इजीली कर देंगे।